अच्छा जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आर नाउ लिसनिंग टू माय ऑडियो। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी सर सर, आपकी आवाज आवाज़। आ रही हमारी है। अभी क्लास में एक जी सर, डिस्कशन आ हो रही रही है। थी। टेक यू पीपल ऑन बोर्ड एज वेल। आपका नाम क्या है? सॉरी। शहाब ने क्वेश्चन किया जी कि अगर हम इस सिस्टम पे चले, जब भी मैंने आपसे बात की कि जी पब्लिश स्टफ को देखना है, हर जगह पे रिसर्च पेपर्स को देखना है, तो हम कोई नई चीज नहीं कर सकते। मैंने उन्हें कहा कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके पे गुजर के भी आप नई चीजें कर सकते हैं, और सारी दुनिया इसी तरीके पे नई चीजें करती है। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, the correct procedure to do something new is always first do the literature review. Never do it in your own self. Do not just think I'm thinking right and do it. No. Always see what others have done first and then analyze your thinking, whether I'm thinking right or wrong. You will find out there are number of occasions why we call dictatorship is not good. A dictator never thinks what others have done. He or she just orders, do it. That never gives you good results because it is not verified yet by the persons of the world. So always do that thing which has some significant approval by a large faction of society. That would fetch you better results if you decide to go for the same. So you will do new works. Automatically it will come. But always make it a part of your life. Whenever you decide to do something, first see what others have done. And once you will find out, okay, I'm thinking right, people are doing it, then you do it. मैं सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्मल रिसर्च जो है वो आपको ये सिखाती है कि आप दुनिया को साथ लेके चलें। इसमें कभी भी आपको इससे नहीं रोकेगी कि आप कोई नया काम ना करें, क्योंकि क्योंकि मैंने ये चीज आपको इधर कहा भी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी जस्ट इसका एक आइकन को मैं क्लिक कर दूं। वेटिंग रूम को खत्म करते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि नई चीज इससे कभी नहीं रुकेगी। It will always be there. It will come out and it will come out in a better way because now you have done your homework. इसे कहते हैं होमवर्क करना। आपने एक बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले आप देखते हैं ना दुनिया में कैसी बिल्डिंग्स बनी हुई है। आपने अपना घर बनाना है तो यू विल सी हाउ पीपल हैव मेड हाउसेस। आपने एक टाइल लगाना है, यू विल सी यार, आप जब दुकान पे जाएंगे आप 100 दुकानें फिरेंगे और पूछेंगे कौन से टाइल लग रहे हैं, कैसे लगते हैं, वो लगे लगाए देखेंगे भी। देन मे बी यू विल बी एबल टू डिसाइड अ बेटर चॉइस कि यार ये चीज वुड गिव मी अ बेटर। अगर आप सिर्फ अपने किसी नौकर को भेज दें जा जाके कोई चीज ले आ, मेरे दिमाग में आई है, तो फिर सोचें क्या बनेगा उसका। कुछ ना कुछ आ जाएगा, बट इट विल नेवर बी सपोर्टेड बाय द people who have been using it. So homework is always very necessary. And by homework, we mean that you are always at lower level than the people who have done it. मैंने ये कहा ना कि we are 100 years behind the developed countries of the world. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसी चीज सोच रहे हो जो दुनिया ने ना सोची हो और पब्लिश ना की हो। आई कैन गारंटी यू दिस। आई कैन गारंटी यू दिस। पीपल, दुनिया जो है वो जहीन और जीनियस लोगों से भरी हुई है, और दे आर पब्लिशिंग, दे आर राइटिंग ट्रेमेंडसली। यस, देयर आर सर्टेन सेक्शंस जहाँ पे क्लासिफाइड रिसर्च होती है, एग्रीड, जो आप फिल्मों में देखते हैं। सही है कि जी आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में जो क्लासिफाइड रिसर्च करती है? नाम तो है सर, डार्पा का नाम सुना हो? डार्पा नहीं सुना? सर्च करो, जस्ट सर्च इट। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है अमेरिका की। दे डू क्लासिफाइड रिसर्च, दे डू नॉट पब्लिश। एंड देर आर सम अदर क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इवन इन पाकिस्तान। यू फाइंड आउट नेस्कॉम है, एनडीसी है, एसपीडी है, ये सारी क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। वट एवर रिसर्च दे डू, दे विल नॉट पब्लिश। And for that matter, to stop publication, they give extra advantages to their scientists and their human resource to keep them limited. What they do, just keep it to themselves or to the organization. वो एक अलग सेगमेंट है, बट वो सेगमेंट बहुत छोटा है। बहुत, जो आप जितना भी काम करना चाह रहे हैं ना, वो दुनिया में उस पे बेतहाशा और लातादाद काम हुआ। यू विल नॉट फाइंड कि आप उनसे आगे हो। My request is कि always go for homework first. Always see what ये थीसिस की फॉर्मल रिक्वायरमेंट या फॉर्मल टीचिंग्स आपको ये सिखाती है, राइट? एंड अभी शायद थोड़ा सा, अभी हम थोड़े प्रीमेच्योर स्टेज पे हैं, थोड़ा सा अभी शायद अर्ली भी है। अभी हम जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मे बी बाय 12th वीक 13th वीक,
You yourself will be answering me कि sir I was thinking wrong. You were right. मैं तो नया काम कर रहा हूँ और मुझे इस पे चीजें भी मिल रही। समझ गए? ओके। और एक और इसमें जो चीज दूसरी मैं कहना चाह रहा था वो मैं मिस कर गया, वो ये था कि दो चीजें और भी आपने, एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। वो ये है कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अ प्रोजेक्ट एंड अ थीसिस। एक जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो प्रोजेक्ट ये होता है कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई चीज कर देते हैं अपने बॉस के लिए। उसने आपको कहा यार कि मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि आप यूएन में काम करते हैं एंड यूएन सेज यू ओके गो एंड डू अ सर्वे से इन सिंध के किसी रूरल एरिया में आपको भेज देंगे और कहेंगे जी फला बीमारी है उसका सर्वे करें और ये मेडिसिन वहां पे आप एडमिनिस्टर करवा दें। You could, somebody by mistake could call it a thesis कि I'm going and do a thesis over there, कि मैं एक सर्वे करूंगा, लोगों से क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसकी एनालिसिस करूंगा और ये दवाई एडमिनिस्टर करा दूंगा। But it is not a thesis, it is a project which has been given to you by an organization. So sometimes we mix two things because of lack of experience, that we make or think a project as a thesis. Thesis is something which is always supported by published literature. Whenever there is published literature missing, remember, or your ears, your head should give you a alarm that it is not a thesis. It is a project which I'm doing because I'm not getting anything. I'm just experimentally I'm doing something. It is an experimental work which has been told to me by my bosses to do it. I don't have any proof for this कि करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्लियर डिमार्केशन आपको उस वक्त मिलनी चाहिए, राइट? बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस प्रिंसिपल को जो मैंने यहां लिखा है, थ्रू पब्लिश लिटरेचर, देन यू आर प्रोबेबली डूइंग अ रिसर्च थीसिस, देन इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट। बट अगेन इसमें एक थिन लाइन है, ये पिंग पोंग होती रहती है। यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट अ थीसिस a project based on these minor differences. But the broad line is, the highlight point of highlight is, if you do not get published stuff, then it is not a thesis at all. That is very clear. अगर आपको उस पे published चीजें नहीं मिल रही हैं और आप unable to find research papers, then do not make it a thesis. Do not call it a thesis. जी कोई क्वेश्चन इधर हाथ खड़ा कर रहा था कोई, somebody from the online participants? I have yet not shared the screen. In fact, मैं अभी बात ही कर रहा हूँ, स्क्रीन भी मैं शेयर कर लेता हूँ। जी पहले शहाब से मैं क्लैरिटी ले लूँ जी, इनको कुछ मेरी बात की समझ आई है या अभी तक वो डाउट का शिकार है? सर ये सर फॉर ये जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं ना जूम, अब जिसने ये एप्लीकेशन बनाई है तो उनके माइंड में आया होगा कि मैं कम्युनिकेशन के लिए इस तरह का एक सिस्टम बनाऊं। हाँ, तो वो उसने सिस्टम सोचा कि ये इसके लिए अप्रोच अडॉप्ट होना चाहिए, इसका प्रोटोकॉल, तो ये अब एक एप्लीकेशन बन गई। तो आया ये रिसर्च के थ्रू बनी या प्रोजेक्ट के थ्रू बनी? ये प्रोजेक्ट के थ्रू बनी है। रिसर्च क्या थी कि जी दुनिया में ऑडियो वीडियो टूल्स होने चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, रिमोट एरिया पॉसिबिलिटी ऑफ टॉकिंग होनी चाहिए। अब उसमें जूम भी बन गया, गूगल मीट भी बन गया, ये सारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स किए गए हैं फिर बाद में जो ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाए हैं, उस थीम को सपोर्ट करने के लिए जो किसी ने रिसर्च की थी कि यार ये आसानियां पैदा करती है एक एनवायरनमेंट के। बट इट इज नॉट अ थीसिस। यस अच्छा मैं आपको उस पर गाइड कर दूं। समटाइम्स वंस यू डू पीएचडी यू गेट अ फंडिंग। मैंने कहा ना एक थिन लाइन चल रही होती है, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये एक फंडेड प्रोजेक्ट उनको मिलता है कि जी आपने एक जूम बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है एंड हायर सर्टेन प्रोजेक्ट पीपल हु विल बी डूइंग देयर पीएचडी एंड मास्टर्स, दे विल सपोर्ट यू डूइंग दैट वर्क। तो व्हाट दे विल डू, दे विल गेट यूज ऑफ दैट मैन पावर, वो उससे उनकी किसी हद तक कुछ काम कराएंगे। बट रिमेंबर आप खुद देखोगे कि वो सारी की सारी एप्लीकेशन डेवलप नहीं करेंगे, वो उसके पोर्शन पे कुछ एडवांस वर्जन्स पे या एडवांस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। उनके डेवलपर अलग होंगे, उन्होंने एक पूरी टीम रखी होगी, उसमें पीएचडी स्टूडेंट एक होगा, पोस्ट डॉक एक होगा, 3 एमएस होंगे, एंड देयर वुड बी 4 डेवलपर्स हु विल बी डूइंग द कोडिंग वर्क एंड एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग दैट आइडिया। जो स्कॉलर्स हैं they will not be developing that thing. Be very clear in that. They will be finding out कि ओके जी दुनिया में जो बेस्ट अप्रोचेस हैं इस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करने की, उसमें ये चीजें और चेंज की जा सकती हैं, तो ये हमारा जो डिले है
ऑडियो का डेट्स पहुंचना, कम आना, आवाज का ठीक तरीके से पहुंचना, नहीं पहुंचना, डाटा का वो कम हो सकता है। वो फिनोमेना वो कवर करेंगे, उस पर उनको पीएचडी मिल जाएगी। कहेंगे वो यही कि जी मैंने एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम किया है, बट वो काम उनका इस हद तक होगा कि वो थ्योरेटिकल इंप्रूवमेंट की होगी, उसने उसकी सिमुलेशन इंप्रूवमेंट की होगी, मे भी कहीं प्रैक्टिकल कोई चीज डेवलप थोड़ी बहुत शायद वो भी की होगी, बट कंप्लीट पैकेज में उनका हाथ नहीं होगा। थोड़ा सा इसको ना आपने आई वुड से कि थोड़ा ऊपर से सोचना है, तो यू विल कम टू नो कि यार कुछ बात ऐसी ही होती है। ठीक है, एम आई एबल टू कन्वे? ये चीजें क्लियर होंगी आपको, अच्छी बात है, क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, बट इन क्वेश्चन से आपको ये चीज गेन करनी चाहिए कि ये कुछ हमारी अभी शायद उस तरह दिमाग खुला हुआ नहीं है, और खुलेगा, चीजें और सुनेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया होगा यार वाकई ऐसे ही है। ठीक है, अभी आप चीजों को सिंपल रखें। ये सिंपल क्या है, सिंपलिसिटी क्या है थीसिस के अंदर? ऑलवेज थिंक अलाइंड विद पब्लिश स्टफ, बस फॉर द टाइम बीइंग मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस विल मेक योर लाइफ इजियर। और वो जो आप सो रहे हैं, कुछ थोड़ी सी नाइसिटीज जैसे कहते हैं, वो जो कुछ जब आप पिक्चर बना लेते हैं ना, तो पिक्चर को उसके बाद आखिर में you spend say 1 year on the picture and then you spend maybe a couple of days on उसकी निखार के ऊपर गुजारते हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये वो निखार है जो कि अभी साल के बाद आना शुरू होगा। सही है, और वो आ जाएगा। जब पिक्चर तो पहले बनाए ना, पिक्चर बनाने के लिए you need to follow this principle which I've told you will get to know. The experienced person like Sajid is already in the area, so he may be getting my point more clearly. Because you are entering, you are a new person, so maybe there are confusions in your mind, but those will be cleared once you move forward and gain experience, right? So this is a good question, but this is maybe आपको शायद 60-70% समझ आ गया हो, और भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जब थोड़ा आप आगे चलोगे और आप देखोगे अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करोगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो you'll see कि होगा सपोर्ट। मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पे बताना चाह रहा था कि TH1 के अंदर जो है वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वी हैव इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स। दे विल गेट योर प्रपोजल बाय 12th week of the semester, regular semester, and they will conduct your ECPs, the meetings of ECPs, maybe by the 15th or 16th week of the semester, maximum 15th week, and they will either pass you or they will give you another chance, because there would be a couple of meetings of ECP. Say abhi aap semester shuru hua hai, you will submit your document by mid-November. They may call a first meeting by the end of November, because semester will end somewhere in January, so they have 4-5 weeks. They will conduct first meeting, they will indicate these are the issues, please go back, come back again 2 weeks में हम दोबारा conduct करेंगे। और अगर बहुत ही प्रोमिनेंट मिस्टेक्स हैं, दे विल फेल यू, दे विल टेल यू ओके जी नो चांस, आपका टॉपिक ठीक नहीं है, गो बैक एंड गो बैक टू योर सुपरवाइजर, सेलेक्ट अ न्यू टॉपिक, कम बैक अगेन नेक्स्ट सेमेस्टर, दिस मे बी अ चांस। बहुत रेयर, बिकॉज इफ यू हैव डन दिस मच होमवर्क, तो ऐसा नहीं होता कि आपका टॉपिक रिजेक्ट हो, इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट होती हैं, तो इंप्रूवमेंट्स के लिए 1, 2, 3 मीटिंग्स तक हो सकती हैं, एंड अल्टीमेटली दे विल क्लियर यू बाय मे बी, अगर हम फॉल की बात करें तो बाय मिड दिसंबर, end of December, they will select a list of people who will be cleared in their department through ECP for their proposals. The procedure with them is they will call you and they will ask you to present. Your document would be in front of them. You will present your work on the same lines and they will grade you. If you get 60% marks, you will pass. Right? ECP cleared means department has cleared you. Department will forward these cases to within the same semester to graduate study committee. The second step for the proposal defense, अभी आपका proposal defense एक stage पे हुआ है within a department. Now there are many departments within that. तो ये क्या अंडे फिर ले आते हैं और ले आते हैं। अब मुझे घिन आ गई है, तो ये 2 वापस आना। चलो है
अनीस सत्ती साहब काइंडली अपने माइक को बंद कर लीजिए। Okay, ji, this slide is visible to online participants. Yes, sir, visible. Okay. जी सर विजिबल है Now सर। coming on to the second stage of your proposal defense. Once you defend in front of department, your department will collect the proposals from all departments. Now ECP is conducted for Department of Computing, Department of Electrical Engineering, Department of Civil Engineering, Department of Management Science. So 10-5 students all collected together. They will now come to the university campus level committee, because there are 3 campuses of university. One campus is in Peshawar, one campus is Islamabad, third campus is in Ras Al Khaimah. So all 3 campuses conduct their ECPs in a semester, and they that committee at campus level is called Graduate Studies Committee, GSC, as written here. It's campus level committee, and it is chaired by the dean of that campus, dean of the campus, along with all the HODs, because now it's a campus level. So every HOD of the department, like here 4 departments, all 4 department HOD will sit there, along with one senior faculty member, and there would be 2 external members outside the university. Is the distribution clear? सर एक मिनट रिपीट कर दें प्लीज। लाइट नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। इसको देखिए नजर, इसको ही मैंने पढ़ा है। देखिए इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछे। Senior faculty member. GSC stands for Graduate Studies Committee. It is headed by, this committee conducts its meetings once a semester for thesis cases, for proposal cases in other way, and those proposals which are passed by the ECP are presented here. The composition is chaired by dean, all HODs present, along with one senior faculty member, and 2 external members outside the university are invited, and they again go through all the proposals which have been presented or which have been passed by ECP. They may call a student again to present their cases in front of them. So अगर मैं semester की बात करूं, in fall semester ECP concludes its session by say December, and in January, before the semester ends, GSE conducts its session. It's only once. So your cases will be presented here, and if any case fails here, it will be failed. And there are instances and students who have passed their proposals in ECP but have failed here. Most of the time ऐसे ही होगा, आपका क्वेश्चन वैलिड है क्योंकि वो है एग्जैक्टली आपकी एरिया एक्सपर्ट कमेटी है, बट यहाँ पे आके हो सकता है क्योंकि सीनियर लोग बैठे होते हैं, मे बी दे डिसाइड कि द टॉपिक इज वेरी ऑब्सोलीट, स्टिल we do not agree, and these HODs will be grilled and they will be told that you have brought wrong topics in this forum. There is a chance, although it's very less. 99.99 cases will be cleared, but there could be one instance, one unlucky guy who has, through some links, may have passed the first stage through ECP, कोई उसका दोस्त है HOD, हो सकता है ना, तो वो यहाँ पकड़ा जाएगा। सर यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर इसका हिस्सा नहीं होता। सुपरवाइजर का हिस्सा आपने नोट किया होगा ECP में भी नहीं है। Supervisor is out. All these defenses are independent of supervisor. Student has to defend his case in front of these people. इससे पहले आपने अपना काम करके जो डॉक्यूमेंट जमा करानी है वो आपने सुपरवाइजर से पूछ के करानी है। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट आती ही सुपरवाइजर की तरफ से।
It is signed by him or forwarded in a soft form generally from the account of supervisor. It means he's on board. The alterations, the changes, they are communicated to supervisor through the student, and you do it again if it's required. But he is not part of any committee, neither ECP nor this GSC. Maybe by virtue of luck, he could be sitting somewhere here or here. भी तो हो सकता है ना सुपरवाइजर किसी का, तो वो हो सकता है उस पर्सपेक्टिव में यहाँ वो आ जाए, बट एज अ सुपरवाइजर कोई नहीं यहाँ पे। मैं बताऊंगा सुपरवाइजर कहाँ पे आएगा, अभी इनमें नहीं है। प्रपोजल डिफेंस इज द टॉपिक, लेकिन इसमें क्या था, इसमें टाइटल डिफेंस हो रहा है, तो इसमें टाइटल डिफेंस में सुपरवाइजर की एज सच जरूरत नहीं है। सो ये सेकंड स्टेज है, विच इज अगेन विद इन दिस सेमेस्टर, एंड students may be called, may not be called. You may not even know कि GSC conduct हुई है, because they think yes, all the cases are clear, इसमें कोई ऐसा issue नहीं है. We do not need Shiraz नाम है आपका, Shiraz to come and present again. आपने एक दफा present कर दिया, बड़ा solid आपका document है, no requirement. So you will pass from here as well. And then of course campus level पे ये हो गया काम. Now there should be something at university level. लेकिन stage पे चल रहे ना, department level defense, campus level defense. Now campus will pass all the cases at university level, जो कि VC देखेगा। ये कैसे होगा जी, खत्म अभी खुद ही खत्म हो जाएगा। So university level committee जो है, that is called GSRMC. GSRMC जो है, it's called as Graduate Studies Research Management Council. Graduate Studies Research Management Council, abbreviated as GSRMC. It's a university level committee. They also see the proposals, approval of proposals, and they receive the proposals from all campuses. It is chaired by the Vice Chancellor. All the deans and head of campuses or head of departments are part of it, along with the 2 external members from some other university. So this is the highest level body, which will again evaluate the thesis proposals. They may also call any student to present again. They have doubt, they will call them again. And it is again conducted within that semester. So अब आपको समझ आ रही होगी कि जी हम ये जो proposal लिए जाते हैं वो early क्यों लिए जाते हैं? Because these committees have to clear or not clear the cases by the end of semester. So within fall, maybe आपका जो exam week होता है उस week में या उसके next week में, result week में, इनकी meeting conduct होगी, and they will finally clear all the TH1 cases. Okay, now this is now solid. ये list solid हो गई है. So I repeat, ECP, GSC, GSRMC, and then the student is communicated, your case is clear, you can register, or you are registered in TH2, or you have failed, आप दोबारा करें। और सर मैंने last class में भी कहा था कि after TH1 nobody will ask you for TH2, automatically you will be registered in the next subsequent semester, because if you do not register then you fail. इसमें कोई फ्रीजिंग नहीं है कि TH1 के बाद आप वेट करें 2 सेमेस्टर और फिर TH2 में रजिस्टर करें। TH1 TH2 एक साथ होता है, तो TH1 क्लियर हो गया तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पीजी ऑफिस रजिस्टर कर लेगा। सॉरी, मेरे ख्याल ब्रेक का टाइम आ गया। सर कुछ जिसमें कैंपस में दिया हो उसके लिए जो सेकंड स्टेप है वो स्किप हो जाएगा। जी सर, ऐसे ही है, लेकिन नस्ट की बात करूं मैं, नस्ट में ऐसी चीज नहीं है। नस्ट में इट्स ऑल प्योरली कैंपस लेवल डिसीजंस। नहीं है, उनके अपने बस अपने कैंपस में होते। ये तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं प्योरली आप जहाँ पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 कमेटीज हैं। इसमें पहली कमेटी ECP है जो सबसे मुश्किल या टफ होती है, फिर GSC और GSRMC है जो कदरे रेगुलर होती है। एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ज्यादा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ज्यादा है। इन्होंने प्राइमरली देखना है कि जी ठीक है, टॉपिक जो है वो मोटे तौर पे ठीक है, इसने ठीक तरीका फॉलो किया है, जो एक फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ राइटिंग है वो फॉलो किया हुआ है, इसकी अंग्रेजी ठीक है, दैट्स ऑल। चेंज जो है अब यहाँ पे अगर नस्ट में भी
तो अगर यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट हो जाए इस तरह को तो फिर क्या रहेगा? सर मैंने आपसे यही कहा कि यहाँ पे ऐसा ही है। देखिए यूनिवर्सिटी की बॉडीज जो होती है ना, वो उनका डिसीजन अपने होते हैं, अपने अपने यूनिवर्सिटी अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स डिफाइन करते हैं कि जी हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, हमारी एक लोकल यूसीआरसी होगी, यूसीपी होगी, वो उनकी अपनी अपनी हर यूनिवर्सिटी, देखिए उन्होंने अपना सिस्टम चलाने हैं ना, तो उनके सेटअप में कुछ लोग हैं, उनको उन्होंने खपाना भी है, यूज करना है, तो दे मेक देयर बॉडीज। और एचईसी है या पीईसी है, वो उन बॉडीज, क्योंकि जब सीनियर लोग सिस्टम में बैठते हैं ना, तो बहुत सारे दो नंबरियां नहीं हो सकती, इट इज रिक्वायरमेंट, ये एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल वंस दे सिट, दे हैव देयर नेम एट स्टेक। सो एक जूनियर बंदा बहुत सारे ऐसे काम शायद कर सकता है जो कि उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक आ जाएगा ना एचईसी का चेयरमैन मुख्तार साहब है जी बैठे हुए कमेटी के अंदर, नाउ देयर कांट बी अ पॉसिबिलिटी, ही विल नॉट टॉलरेट के जी कोई गलत चीज हो जाए और मेरा नाम उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो ये बॉडीज हाईएस्ट लेवल पे बनाई जाती है, इनका मकसद है। अब यहाँ पे इनका मकसद क्या है, कोई ऐसा बंदा यहाँ से रिसर्च करके ना निकल जाए, या टॉपिक ऐसा ना हो कि बाद में लोग शर्मिंदा हो यार कि ये क्या थीसिस करके गया ये, सही है। सो उस चीज को इंश्योर करने के लिए एक लेटर अप्रोच है, एंड द कमिटीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड, 3 स्टेजेस में आपका प्रपोजल पास होता है, दैट इज ऑल। और उसके बाद TH2 इज वेरी इजी हियर, TH2 के स्टेज यहाँ पे बड़ी सिंपल है, ये TH1 मुश्किल है क्योंकि इसमें टॉपिक डिसाइड होना है टॉपिक शुड बी गुड। सो टाइटल डिसाइड हो गया, नाउ वंस यू हैव फाइनलाइज्ड, एक सेमेस्टर क्लोज हो गया, अगले में आप TH2 में रजिस्टर हो गए। TH2 में आपने क्या करना था, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करना है, इम्प्लीमेंटेशन किया आपने, थीसिस लिखा, और उसके बाद आप जो है सिंपल एक डिफेंस देते हैं, और उस डिफेंस में देयर आर, it's a simple defense which is conducted, if I have a I have a slide here. TH2 में you have the this is the last slide, then we go for a break क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम भी 8 मिनट रह गया, बट 8 मिनट तक हम क्लोज करेंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं 8 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे से हाफ एन आवर की, जिसमें आप नमाज पढ़े, खाना खाएं, एंड वी मीट अगेन। तो ये मैं सिर्फ लास्ट स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ कि जी व्हाट वी हैव थीसिस फाइनल डिफेंस में, दिस इज इन दी सीक्वेंशियल सेमेस्टर। अगर आपने फॉल में TH1 किया है तो आप स्प्रिंग में TH2 करेंगे, अगर आपने स्प्रिंग में TH1 किया तो फॉल में TH2 करेंगे, और देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि आप पूरा सेमेस्टर गुजारें, आप बहुत फास्ट पेस पे आए हैं। The day you register, within a week you can go for your thesis defense, you can request the supervisor will forward that request to PG office, then an external will be nominated, an internal will be nominated, and your defense will be conducted with this distribution of marks. You will defend your thesis in front of audience, it's an open defense. Internal and external both will be given 40% marks each to your work, and supervisor will get 20% of marks, and accordingly this thesis will be graded. You may get a grade from D plus or D to A, D plus, C minus, C plus, B plus, B minus, A minus A, इनमें से कोई भी ग्रेड आपको मिल सकता है based on these gradings, and the same grade will be applicable to your TH1. भूल के आप TH1 में ग्रेड कोई नहीं मिला था, आपको सिर्फ क्लियर किया था, बट दिस स्टेज पे जो ग्रेड मिलेगा वो TH1 का ग्रेड भी वही लगेगा। सो अल्टीमेटली इनकी अथॉरिटी है ओवरऑल थीसिस को मार्क करने की, बट उनका काम क्या था, उन्होंने सिर्फ पिछली कमेटीज ने इंश्योर किया कि आपने टॉपिक ठीक सेलेक्ट किया, वो एक गलत टॉपिक आगे जाने नहीं देंगे। अच्छा मुझे ये चीज बताइए, ये चीज आपको क्लियर होगी कि हमने यहाँ बात की? अब आपका सवाल। सर एक चीज आपसे पूछनी थी कि ये जो इसमें सुपरवाइजर है, ये हमारे वो वाले सुपरवाइजर होंगे जो हमने इनिशियली सिलेक्ट किए थे? एक मिनट, आप अगर आप जो ऑनलाइन है 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, ये यहाँ से क्लास में एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी बताइए। वो नहीं देंगे ना जी, वो तो आपको सिर्फ क्लियर करेंगे। 3 कमेटीज, ECP, GSC, GSRMC, दे विल जस्ट क्लियर यू कि यू आर ओके टू गो अहेड। ये ग्रेडिंग स्टेज है TH2 की। इस पे जो ग्रेड लगेगा दैट वुड बी फॉर 6 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। और ये एक ही स्टेज डिफेंस है,
जिसका आपने लास्ट क्लास में जो आए थे पहली क्लास में, उन्होंने एक डिफेंस मैंने उसमें कंडक्ट कराया था, यू मस्ट हैव सीन दैट। एक्सटर्नल इंटरनल बैठे थे, सुपरवाइजर बैठा था, एंड दे वर आस्किंग द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंगली ही वाज ग्रेडेड ऑन अ फॉर्म, और वो जो ग्रेड था उसका वो फाइनली उसका एंडोर्स हो गया फॉर 6 क्रेडिट्स। दैट इज हाउ यू कंप्लीट योर थीसिस इन यूनिवर्सिटीज। अभी ऑनलाइन जी, आप पहले कुछ आपका डाउट है आप क्लियर करें, यू हैव 5 मिनट्स। सर ये आपने TH1 की जो बात की थी ना कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पीडीली करना चाहता है फर्स्ट 2-3 वीक्स में जब भी, तो उसको जो है ना प्रपोजल डिफेंस के लिए ऑफर दे दी जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेडिंग कर दी जाएगी। प्रपोजल डिफेंस नहीं, अगर थीसिस सर की बात की मैंने, टॉक ऑन आप नेक्स्ट कर रहे हो। अच्छा अच्छा चलें, ठीक है सर, ठीक है सर। प्रपोजल में तो इन एनी केस आपको पूरा सेमेस्टर लगेगा, उसके बाद जब अगले सेमेस्टर में आप जाते हैं तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल TH2 डिफेंस में जा सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है ताहिर, और कोई सवाल? नहीं सर, बाकी नेक्स्ट ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। सर ये जो TH2 में सुपरवाइजर है सर, ये जो है ये वही वाले होंगे जो हमारे इनिशियली हमने सेलेक्ट किए थे? एग्जैक्टली जी फैजान, बिल्कुल, ये शुरू जिधर से आपने शुरू किया था जिसके साथ, वही आपके साथ चल रहा है। वो जो आप कह रहे थे कि आपके सुपरवाइजर कहाँ पे प्लग इन होंगे, वो यहाँ पे होंगे बेसिकली? वो शुरू से प्लग इन है, TH1 से प्लग इन है, बट सर यहाँ पे आके वो आपका डिसीजन मेकर बन जाएंगे कि आपको क्या ग्रेड देना है। 20% हिस्सा उनका होगा। और सर ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल सुपरवाइजर हैं ये यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करेगी नहीं, ये फॉर सुपरवाइजर नहीं है, ये इवेल्युएटर्स हैं। इवेलुएटर जो हैं सर, ये यूनिवर्सिटी हाँ, खुद सेलेक्ट करेगी? ये बिल्कुल इसका किसी को पता नहीं होता। लिस्ट ऑफ अवेलेबल पीपल में से जो कैंपस के डायरेक्टर हैं वो एक नाम टिक कर देते हैं। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। जी वकास, आपका सवाल क्या है? सर ये हमारा डाटा साइंस कंप्यूटिंग में है। जी आपका कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में, बिल्कुल। सर ये परेशानी बढ़ती जा रही है आप ये बातें सुनकर। अच्छी बात है। परेशानी जो है वो, परेशानी जो है ना वो हमेशा एक अच्छे आगाज का पेश खैमा होती है। आप परेशानी बताएं, क्या परेशानी है आप? नहीं सर, वैसे एक लाइट मूड में बात की है कि ये बातें सुन सुनकर आप परेशान होते जा रहे हैं। हाँ नहीं, परेशान ना हो आप, और अच्छा है उस पे अब होमवर्क करना शुरू करें कि इसको कैसे ठीक करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? यू हैव 2 मिनट्स। नो क्वेश्चन ऑनलाइन? सर एक और, नो सर। सर एक नहीं क्वेश्चन सर, है और कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सर। सर। जी वकास जल्दी बोले, टाइम कम है, क्लोज हो जाएगा। सर वो जो हमारी मेथोडोलॉजी होती है जो हमने प्रपोज की हुई होती है उसमें ना हम सारा वो करते हैं, अपना जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनको भी लिखते होते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों उसमें करने हैं। आप उसमें ना टूल्स का मेंशन करते हैं कि मैं फलां टूल यूज करूंगा, कहते हैं, आप बताते हैं। सही है, वो उधर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन बाद में होती है, वो सेकंड स्टेज TH2 में होती है। थैंक यू सर। ठीक है जी। Okay जी, so we do a break of say 30 minutes. It's 1:30 with me. We meet again at 2 o'clock. ठीक है। अभी क्लास में किसी का 1 मिनट है हमारे पास, कोई क्वेश्चन डाउट है तो? नहीं, उनके लिए नहीं, उनके लिए सिर्फ ये कोर्स वर्क जो हमारा कोर्स है इसमें आपने जो प्रपोजल डिफेंस देना है, समझे, एक ECP की स्टेज से गुजरना है। ठीक, हाँ जी। इसमें हम कहते हैं कि एक बार हमने टॉपिक देख लिया, क्या आप उसी टॉपिक में गैप फाइंड करते हैं, या फिर कोई टॉपिक डिस्कस करना है अपना प्रपोजल? देखें ये दोनों, मैं आपका सवाल को इस तरह लिंक करता हूँ कि ये दोनों लिंक्ड अप, आप ये कर रहे हो के साथ ये कर रहे हो, इसको आप रिफाइन कर रहे हो। टॉपिक सेम होते हैं, देखते हैं उसी के नाम से। जी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने ऐसे टॉपिक देखिए मैं आपको इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि जरूरी नहीं होता कि आप